हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा त्रिविम समाव्यक्ता के बारे में। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो टॉपिक चल रहा है कि हम लोग उपसहसंयोजक यौगिकों में समाव्यक्ता पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें मैं समाव्यक्ता की आप लोगों के लिए डेफिनेशन करवा चुका हूं और समाव्यक्ता का वर्गीकरण करवा चुका हूं। समाव्यक्ता के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि समाव्यक्ता कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संरचना समाव्यक्ता और एक होती है त्रिविम समाव्यक्ता। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग संरचना समाव्यक्ता को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। संरचना समाव्यक्ता कितने प्रकार की पढ़ी हम लोगों ने? 6 प्रकार की पढ़ी। अब आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, वो डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों में त्रिविम समाव्यक्ता के बारे में। और ये त्रिविम समाव्यक्ता भी आप लोगों की कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो आप लोगों की ज्यामितीय समाव्यक्ता होती है और एक आप लोगों की प्रकाशिक समाव्यक्ता होती है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये दोनों समाव्यक्ता, संरचना समाव्यक्ता और त्रिविम समाव्यक्ता, हम लोगों के सिलेबस में दे रखी है। अब सिलेबस में दे रखी है तो हम तो करेंगे टॉपिक को अपने को क्लियर, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं त्रिविम समाव्यक्ता की आप लोगों को डेफिनेशन करवा देता हूं और फिर उसके बाद उसके टाइप पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो बच्चों, नाम से पता लग रहा है त्रिविम समाव्यक्ता, इसको हम 3D केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। 3D समाव्यक्ता भी आप लोग बोल सकते हो। तो इस त्रिविम समाव्यक्ता की डेफिनेशन क्या होती है कि हम टॉपिक किसका पढ़ रहे हैं? उपसहसंयोजक यौगिकों में समाव्यक्ता पढ़ रहे हैं। तो त्रिविम समाव्यक्ता की डेफिनेशन ये हुई कि इस प्रकार की समाव्यक्ता के अंदर क्या होता है कि अनुसूत्र जो यौगिक होता है ना, जैसे उपसहसंयोजक यौगिक की बात कर लेते हैं, तो जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है ना, उसकी संरचना बिल्कुल समान होती है, उसका अनुसूत्र भी समान होता है, बस डिफरेंट होता है या जो भिन्न होता है वो क्या होता है आप लोगों का त्रिविम विन्यास, या ऐसे बोल सकता हूं उसका 3D अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गई ना। मतलब वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, लेकिन उनकी त्रिविम विविधता भिन्न हो। मतलब मेटल से जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी त्रिविम विविधता भिन्न हो। त्रिविम विविधता का मतलब ये हुआ कि मेटल से जुड़े हुए जो आप लोगों के लिगेंड है उनका 3D अरेंजमेंट है। वो 3D अरेंजमेंट क्या होगा बच्चों आप लोगों को? डिफरेंट। तो इनको समाव्यय भी कहेंगे और ये जो घटना हुई है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिविम समाव्यक्ता बोलेंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, लेकिन उनकी त्रिविम विविधता भिन्न हो, उनको हम समाव्यय भी बोलेंगे और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिविम समाव्यक्ता। बात समझ में आ गई ना? पढ़ के देख लीजिए आप लोग, वही है जो मैंने आप लोगों के लिए बोला है। क्या बोल रही है त्रिविम समाव्यक्ता की डेफिनेशन? कि ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अनुसूत्र क्या हो? समान हो, संरचना सूत्र भी उन लोगों का क्या हो? समान, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की त्रिविम विविधता भिन्न हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिविम समाव्यय भी कहेंगे। और ये जो घटना हुई है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिविम समाव्यक्ता। और ये जो त्रिविम समाव्यक्ता है ना, ये आप लोगों की बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक तो ज्यामितीय समाव्यक्ता होती है और एक प्रकाशिक समाव्यक्ता होती है। और ये दोनों ही समाव्यक्ता हम लोगों के सिलेबस में दे रखी है, तो हम लोग इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हेडिंग ले रहा हूं ज्यामितीय समाव्यक्ता। और ज्यामितीय समाव्यक्ता की पूरी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यहाँ पर मैं ज्यामितीय समाव्यक्ता को ले रहा हूं बच्चों, इतनी शानदार तरीका से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग दोबारा कभी ज्यामितीय समाव्यक्ता को नहीं भूल पाओगे, ठीक है बच्चों। तो देखो हेडिंग डाल देता हूं ज्यामितीय समाव्यक्ता। देखो बच्चों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए जो आप लोगों की ये त्रिविम समाव्यक्ता है ना, त्रिविम समाव्यक्ता का मैंने पहला टाइप लिख दिया, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्यामितीय समाव्यक्ता का, ठीक है ना। अब ये ज्यामितीय समाव्यक्ता क्या होती है?
इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, ये जो ज्यामितीय समाव्यवस्था होती है ना, ये दो प्रकार की होती है आप लोगों की। एक तो होती है आप लोगों की सिस और एक होती है आप लोगों की ट्रांस, जो कि मैंने लिख भी रखा है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, पहली हेडिंग डाली है आप लोगों की ज्यामितीय समाव्यवस्था। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो कोई अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा हो तो उसके लिए बता देता हूं, ज्यामितीय समाव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये समाव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिस और एक होती है ट्रांस। नाम से पता लग रहा है, सिस का मतलब होता है बच्चों समपक्ष, समपक्ष, और ट्रांस का मतलब होता है विपक्ष। मतलब नाम से पता लग रहा है कि जो ज्यामितीय समाव्यवस्था हुई वो कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की हुई। एक हुई सिस और एक हुई आप लोगों की ट्रांस। सिस समाव्यवी के अंदर क्या होता है कि मेटल से जुड़े हुए लिगेंड यदि एक ही दिशा में एक तरफ है तो वो कौन हो गई आप लोगों की सिस समाव्यवी। और यदि मेटल से जुड़े हुए दो समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो उस समाव्यवी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस समाव्यवी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, यहां पर हम इसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं कि मेटल से जुड़े हुए दो समान लिगेंड एक तरफ है या एक दिशा में है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिस समाव्यवी। और यदि मेटल से जुड़े हुए दो समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस समाव्यवी। बात समझ में आ गई ना। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल से और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसके जो दो पॉइंट लिखे ना मैंने, इन दोनों पॉइंटों को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। वही बात है जो मैंने आप लोगों के लिए बोली, लेकिन मैं पढ़ के भी बता देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 को पढ़ूंगा, फिर मैं पॉइंट नंबर 2 को पढ़ूंगा। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है ज्यामितीय समाव्यवस्था का, कि संकुलों में लिगेंड की भिन्न भिन्न ज्यामितीय विविधता के कारण उत्पन्न समाव्यवस्था क्या कहलाती है, ज्यामितीय समाव्यवस्था। मतलब इस समाव्यवस्था के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मेटल से जुड़े हुए जो लिगेंड है ना, उनकी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। क्या माना कि कोई लिगेंड पहली पोजीशन पर जुड़ा है तो यदि उसको हम दूसरी पोजीशन पर जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा। उसी लिगेंड को अगर हम उसकी तीसरी पोजीशन पर जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा, चौथी पोजीशन पर जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब लिगेंडों की भिन्न भिन्न व्यवस्था करेंगे। मतलब कभी यहां पर जोड़ दिया, कभी वहां पर जोड़ दिया, और उसके बाद क्या स्पीशीज बनेगी, इसका डिस्कशन करेंगे हम किसमें, ज्यामितीय समाव्यवस्था में। बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं, संकुलों में लिगेंड की भिन्न भिन्न ज्यामितीय विविधता के कारण उत्पन्न समाव्यवस्था ज्यामितीय समाव्यवस्था कहलाती है। अब ये ज्यामितीय समाव्यवस्था कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, सिस और ट्रांस। अब ये सिस का मतलब क्या है और ट्रांस का मतलब क्या है, अभी मैंने आप लोगों के लिए समझाया, लेकिन एक बार इस पॉइंट में लिख रखा है तो यहां से भी पढ़ के देख लेते हैं। देखो बच्चों, वे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु से जुड़े दो समान लिगेंड एक ही ओर या एक दूसरे के निकट स्थित हो। देखो भैया, मेटल से जो आप लोगों के लिगेंड जुड़े हैं, यदि दो समान लिगेंड एक साइड में या एक तरफ है तो उस समाव्यवी को हम क्या बोलेंगे, सिस। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, समपक्ष, ठीक है ना। तो एक ही ओर हो या एक दूसरे के निकट स्थित हो तो इस समाव्यवी को हम क्या बोलेंगे, सिस समाव्यवी। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, समपक्ष समाव्यवी कहलाते हैं, मतलब सिस समाव्यवी कहलाते हैं। तथा जिनमें दो समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस समाव्यवी, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, विपक्ष समाव्यवी। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एक एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये ज्यामितीय समाव्यवस्था के दो टाइप है ना, सिस और ट्रांस, इनका मतलब क्या है, ठीक है ना। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड की तरफ आप लोग देखते रहना। देखो बच्चों, यहां पर मैं एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। मैंने ले लिया पीटी NH3 को होल्टवाइज और Cl2, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने। अब मुझे आप लोगों के लिए सिस और ट्रांस समाव्यवी को समझाना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं वर्गाकार समतलीय संकुल में। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर बोलते हो जिसको आप इंग्लिश में। देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, ये दो NH3 मैंने यहां पर जोड़ दिए, ठीक है ना। दो NH3 मैंने कहां पर जोड़ दिए, यहां पर, ठीक है ना।
ये आप लोगों के 2 NH3 है, ये तो मैंने मेटल को लिख दिया, धातु को लिख दिया, और 2 NH3 को मैंने इस तरीका से लिख दिया, और 2 Cl को बच्चों मैंने इस तरीका से लिख दिया, ठीक है ना। एक समावयवी हमारा ये बन गया और एक समावयवी हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है ना। एक समावयवी हम लोगों ने ये बना दिया, देखो यहां पर लिख दो आप लोग Pt, और वही अब की बार मैंने क्या किया, ये NH3 यहां पर लिख दिया, एक NH3 मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर Cl लिख दिया और यहां पर Cl लिख दिया। अब देखो बच्चों गौर से, ये कोई भी हम लोगों का उपसंयोजक यौगिक हुआ, क्योंकि समावयवता तो हम उपसंयोजक यौगिकों में देख रहे हैं, ये हम लोगों का कोई भी उपसंयोजक यौगिक हुआ और इसके कितने समावयवी बनेंगे, 2। एक समावयवी बच्चों ये रहा और एक समावयवी आप लोगों का ये रहा। अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि इनमें सिस समावयवी कौन सा है और ट्रांस समावयवी कौन सा है। सबसे पहले आप लोग इस वाली स्ट्रक्चर को देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ना आप लोगों को, इसको बोलते हैं बच्चों वर्गाकार समतलीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक है ना। ये कौन सी ज्यामिति है आप लोगों की, स्क्वायर प्लेनर, हिंदी में बोले तो वर्गाकार समतलीय बोलते हैं इसको। अब इधर देखो, यहां पर आप लोगों की ये पीटी मेटल है, इससे मैंने 2 NH3 जोड़ दिए और 2 मैंने क्या जोड़ दिए, Cl जोड़ दिए। यहां पर आप लोग गौर से देखिए, इस पीटी मेटल से जो 2 लिगेंड NH3 के जुड़े वो एक दिशा में, भाई इधर की तरफ है ना भाई, एक साइड में, एक साइड का मतलब एक तरफ आप लोगों के NH3 है और एक तरफ आप लोगों के Cl है। ये साइड कौन हुई हमारी, लेफ्ट, और ये साइड हमारी कौन सी हुई, राइट। तो लेफ्ट साइड की तरफ हम लोगों के 2 लिगेंड जुड़े NH3 और राइट साइड की तरफ हम लोगों के 2 लिगेंड जुड़े हुए Cl। तो जब मेटल से जुड़े हुए लिगेंड एक तरफ हो या एक साइड स्थित हो, तो ऐसे जो समावयवी होंगे वो ऐसे समावयवी को हम क्या बोलेंगे, सिस समावयवी। तो ये बच्चों हम लोगों का क्या हो गया, सिस समावयवी हो गया, नाम से पता लग रहा है सिस समपच्च, मतलब मेटल से जुड़े लिगेंड एक साइड में हो, एक दिशा में हो, एक तरफ हो, तो ऐसे समावयवी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिस समावयवी। तो ये इस संकुल का क्या हो गया, सिस समावयवी, सिस समावयवी, ठीक है। अब इस वाले को देखिए आप लोग, यहां पर मैंने क्या किया कि एक NH3 मैंने बच्चों इधर की तरफ जोड़ दिया और एक Cl मैंने इधर से किधर की तरफ जोड़ दिया, इधर की तरफ। अब आप लोग देखिए, ये NH3 कौन सी साइड की तरफ जुड़ा हुआ है, आप लोगों की लेफ्ट साइड की तरफ, और ये कहां पर जुड़ा हुआ है, आप लोगों के राइट साइड की तरफ। ये Cl आप लोगों के राइट साइड की तरफ जुड़ा हुआ है और ये जो Cl है आप लोगों की लेफ्ट साइड की तरफ जुड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के समावयवी के अंदर क्या होता है, जो समान लिगेंड होते हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे कि यहां पर ये NH3 लेफ्ट साइड की तरफ जुड़ा हुआ है इस मेटल से, और ये NH3 इस मेटल से राइट साइड की तरफ जुड़ा हुआ है। तो दोनों की जो दिशा है, दोनों का जो दिशा है ना, वो दोनों की दिशा क्या हो गई, अपोजिट हो गई, विपरीत हो गई। यहां पर इस Cl को देखो, ये Cl कहां पर जुड़ा है, राइट साइड की तरफ, और उसके अपोजिट ये Cl आप लोगों को कहां पर जुड़ा है, मेटल से लेफ्ट साइड की तरफ। तो इन दोनों की दिशा भी क्या हो गई, विपरीत हो गई। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार के समावयवी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस समावयवी। तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का ट्रांस समावयवी, क्या हो गया आप लोगों का, ट्रांस समावयवी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो 100 बातन की एक बात ये निकली कि मेटल से जुड़े हुए लिगेंड, मेटल से जुड़े हुए 2 समान लिगेंड यदि एक दिशा में, तो उनको हम सिस समावयवी बोलेंगे, और यदि मेटल से जुड़े हुए 2 समान लिगेंड विपरीत दिशा में, तो ऐसे समावयवी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस समावयवी। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके ये 2 पॉइंट क्लियर। अब मैं तीसरे चौथे पॉइंट को भी लिख के आप लोगों के लिए समझा देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, मैं आप लोगों के लिए अब तीसरे पॉइंट को और चौथे पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो तीसरे पॉइंट को देखिए, ज्यामितीय समावयवता के को क्या बोल रहा है। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि समन्वय संख्या 2 तथा 3 वाले, ठीक है ना, समन्वय संख्या 2 तथा 3 वाले संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं
कि आखिरकार समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है। देखो शुरू के लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए इस बात को पढ़ा चुका हूं कि समन्वय संख्या हम किसको बोलते हैं। देखो बेटा, मेटल से जितने आप लोगों के लिगेंड जुड़े होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि मेटल से जितने आप लोगों के लिगेंड जुड़े हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय समावयवता। तो समन्वय संख्या 2 वाले तथा 3 वाले, मतलब मेटल से यदि 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं और यदि मेटल से 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ऐसे संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। एक बार फिर से सुनो बच्चों कि यदि मेटल से 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं और यदि मेटल से 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ऐसे संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। बस यही बात को ये पॉइंट बोल रहा है कि समन्वय संख्या 2 मतलब मेटल से 2 लिगेंड जुड़े होने वाले संकुल तथा समन्वय संख्या 3 मतलब मेटल से 3 लिगेंड जुड़े वाले जो संकुल यौगिक हैं वो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। अब सवाल ये होता है कि भाई ज्यामितीय समावयवता को आखिरकार प्रदर्शित कौन करता है, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों के समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले, मतलब मेटल से 4 लिगेंड जुड़े वाले संकुल यौगिक और मेटल से 6 लिगेंड जुड़े वाले संकुल यौगिक को समावयव ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनके अंदर समन्वय संख्या 4 वाले तो वर्गाकार समतलीय भी होते हैं और समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय भी होते हैं। भाई एक बात बताइए, अष्टफलकीय संकुल हम किनको बोलते हैं? भाई अष्टफलकीय संकुल उनको बोलते हैं कि मेटल से यदि आप लोगों के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो अष्टफलकीय संकुल हो गए। और चतुष्फलकीय संकुल क्या बोलते हैं कि मेटल से यदि आपके 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो चतुष्फलकीय संकुल हो गए। लेकिन मेटल से 4 लिगेंड जुड़े होने पर तो वर्गाकार समतलीय संकुल भी होती है। तो 4 जुड़े होने पर मतलब समन्वय संख्या 4 वाले 2 संकुल यौगिक होते हैं, एक तो वर्गाकार समतलीय वाले होते हैं और एक चतुष्फलकीय वाले होते हैं। ठीक है ना। 6 वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 6 वाले तो एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 4 वाले में तो 2 शेप बनती है भाई, 2 ज्यामिति बनती है, एक तो आप लोगों की चतुष्फलकीय बनती है और एक आपकी वर्गाकार समतलीय बनती है। तो जो चतुष्फलकीय आकृति वाले होते हैं ना या चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो संकुल यौगिक होते हैं बच्चों, वो भी ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि उनमें तलीय सममिति नहीं पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जितने भी संकुल यौगिक होते हैं उनमें बच्चों तलीय सममिति नहीं पाई जाती, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। इसलिए चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो संकुल यौगिक होंगे वो इस ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। और यही बात ये चौथा पॉइंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि समन्वय संख्या 4 वाले, लेकिन 4 वाले में किसकी बात की जा रही है, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो संकुल यौगिक होते हैं ना वो इसी ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। और साथ में मैंने रीजन भी लिख रखा है क्योंकि इनमें तलीय सममिति नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो जिन संकुल यौगिकों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो कौन सी समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समावयवता को। तो एक तो समन्वय संख्या 4 वाले वर्गाकार समतलीय संकुल और एक समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुल, इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इनमें सममिति का तल प्रेजेंट होता है। इसलिए ये दोनों ही संकुल यौगिक इसी ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो अगले पॉइंटों में मैं इसी बात के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो उन पॉइंटों को भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ये कौन से नंबर का था, तीसरे नंबर का, और ये कौन सा था, चौथे नंबर का। अब मैं 5वें नंबर के को बता देता हूं और 6ठे नंबर के को बता देता हूं। ये तो आप लोगों के बच्चों समझ में आ गए ना कि समन्वय संख्या 2 वाले और समन्वय संख्या 3 वाले जो संकुल यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते, और समन्वय संख्या 4 वाले जो आप लोगों के संकुल यौगिक है अर्थात चतुष्फलकीय संकुल यौगिक वाले जो संकुल यौगिक है आप लोगों के, वो भी इस ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। ये दोनों पॉइंटों में बस यही बात बोलनी है हम लोगों को। ठीक है ना। चलो चौथे, 5वें और 6ठे पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं, तो देख लीजिए उनको भी।
देखो बच्चों, ये ज्यामिति समाव्यक्ता का आप लोगों का 5वें नंबर का पॉइंट है। ये पॉइंट अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। इस पॉइंट के अंदर बच्चों ये बात लिख रही है कि अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बोली है कि समन्वय संख्या 2 वाले संकुल और समन्वय संख्या 3 वाले संकुल इस ज्यामिति समाव्यक्ता को प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है ना। और समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय संकुल भी इस समाव्यक्ता को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर या चतुष्फलकीय ज्यामिति के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, अर्थात सममिति का तल उपस्थित नहीं होता है। तो सममिति का तल उपस्थित किसमें होता है? एक तो जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं उनमें तलीय सममिति प्रेजेंट होती है, अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और एक आप लोगों के जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं, अर्थात जो अष्टफलकीय ज्यामिति होती है बच्चों, उनमें भी तलीय सममिति अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसलिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुल और अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुल ये दोनों ही ज्यामिति समाव्यक्ता को प्रदर्शित करते हैं। ये बात इस पॉइंट के अंदर लिख रखी है, तो पढ़ के बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, समन्वय संख्या 4 वाले कौन? वर्गाकार समतलीय संकुल। समन्वय संख्या 4 वाले वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले जिनका संकरण क्या होता है? DSP2। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिनकी आकृति वर्गाकार समतलीय होती है ना, उनका संकरण क्या होता है? DSP2। इस संकरण को हम लोग शुरू के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर देख लेना। जिनका संकरण DSP2 होता है ना बच्चों, उनकी आकृति क्या होती है? वर्गाकार समतलीय संकुल, ठीक है ना, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। तो देखो पॉइंट ये बोल रहा है कि समन्वय संख्या 4 वाले वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले मतलब DSP2 संकरण वाले तथा समन्वय संख्या 6 वाले, ठीक है ना, समन्वय संख्या 6 वाले कौन होते हैं? अष्टफलकीय। इनका संकरण या तो sp3d2 होता है या d2sp3 संकरण होता है। ज्यामिति वाले संकुल योग को ज्यामिति समाव्यक्ता को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें तलीय सममिति पाई जाती है, अर्थात ये दोनों ही तलीय सममिति को प्रदर्शित करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले और अष्टफलकीय ज्यामिति वाले जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें बच्चों ये ज्यामिति समाव्यक्ता देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर वर्गाकार समतलीय ज्यामिति को लिख के लिगेंडो को प्रदर्शित करके बता देता हूं और अष्टफलकीय ज्यामिति लिखकर मैं लिगेंडो को प्रदर्शित करके बता देता हूं। ठीक है, आप लोग बोर्ड की तरफ देखते रहिए। देखो बच्चों, ये जो आकृति होती है ना, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। ये जो आकृति होती है आप लोगों की, इसको हम बोलते हैं वर्गाकार समतलीय ज्यामिति, ठीक है ना। आकृति मतलब ज्यामिति। ये आप लोगों की मेटल हो गई, ठीक है ना। ये आप लोगों के 4 कॉर्नर हो गए। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर माना कि कोई लिगेंड है तो उसको नंबर 1 पोजीशन दे दी। इस पर माना कि कोई लिगेंड है उसको नंबर 2 पोजीशन दे दी। इस पर कोई लिगेंड है उसको नंबर 3 पोजीशन दे दी। और इस पर कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है माना कि, तो उसको नंबर 4 पोजीशन दे दी। और ये जो बच्चों आकृति होती है ना, इसको हम बोलते हैं वर्गाकार समतलीय, ठीक है ना। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति या आकृति, कुछ भी बोल दीजिए। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति मतलब स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बोल दो या शेप बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम अष्टफलकीय की। तो ये अष्टफलकीय आकृति होती है आप लोगों की, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों के मेटल होते हैं। अष्टफलकीय का मतलब कितने फलक होते हैं? 6। 8 फलक मत समझ लेना, फिर तो घनी हो जाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। देखो बच्चों, इस चीज में कभी कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि जिनकी आकृति अष्टफलकीय होती है उसमें 8 फलक होते हैं। नहीं बच्चों, अष्टफलकीय आकृति के अंदर कितने फलक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 4 फलक तो आपके ये रहे, एक ये हो गए, ये एक ये हो गए आप लोगों के। टोटल कितने होते हैं आप लोगों को? 6। और जो घनीय आकृति होती है उसके अंदर होते हैं 8 फलक। बात समझ में आ गई ना। चलो इनको पोजीशन दे देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया, इसको नंबर 4 दे दिया, इसको नंबर 5 दे दिया और इसको मैंने नंबर 6 दे दिया, ठीक है ना। अब ये तलीय सममिति बता देता हूं आप लोगों के लिए। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति हो गई, इसमें तलीय सममिति अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये आकृति आप लोगों की क्या हो गई? अष्टफलकीय। मैं लिख देता हूं बच्चों, ये हो गए आप लोगों का अष्टफलकीय। ये हो गई अष्टफलकीय ज्यामिति, मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। इंग्लिश में अष्टफलकीय को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है ना।
आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देता हूं। इसकी आकृति को मैंने कौन सा नाम दिया, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्यामिति मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि वर्गाकार समतलीय संकुल या वर्गाकार समतलीय ज्यामिति और आप लोगों की अष्टफलकीय ज्यामिति होती है, इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अर्थात सममिति का तल उपस्थित होता है। अब इसमें सममिति का तल हम लोग कैसे देखेंगे, सममिति का तल ऐसे देखेंगे बच्चों कि अगर इन दोनों ही आकृतियों को मैं बीच में से ऐसे काटूं या फिर मैं उनको ऐसे काटूं, इनके बराबर टुकड़े बनेंगे, ठीक है ना। कोई भी टुकड़ा छोटा बड़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल बीच में से काटने पर बराबर टुकड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे, बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको यहां से बीच में से काट दूं तो आप लोग जानते हो कि इस वर्गाकार समतलीय ज्यामिति को अगर मैं बीच में से काट दूं, काटने का मतलब प्लेन लगा दूं, बीच में से अगर मैं समतल का कोई प्लेन लगा दूं, ठीक है ना, तो जितना वाला भाग इस वाले पार्ट का होगा उतना वाला भाग ही इस वाले पार्ट का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि समान पार्ट बन रहे हैं, समान भाग बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है, ठीक है। इसको इस तरीका से भी आप लोग काट के देख लीजिए, मतलब इस तरीका से प्लेन लगा दीजिए। इस तरीका से भी प्लेन लगाओगे तो जितना वाला पार्ट ऊपर का कटेगा उतना ही वाला पार्ट आप लोगों का नीचे का कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ज्यामिति के अंदर आप लोग किसी भी तरीका से प्लेन लगा दीजिए, उसमें प्लेन आप लोगों का लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, अर्थात ये सममिति का तल उपस्थित होता है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब आप लोग अष्टफलकीय ज्यामिति को देख लीजिए। देखो अष्टफलकीय ज्यामिति में इस तरीका से प्लेन लगाऊं बीच में से, ठीक है ना, बीच में से प्लेन लगाऊं उसमें या बीच में से काटूं, तो बीच में से प्लेन लगाने पर या बीच में से काटने पर जितना वाला पार्ट ये है बिल्कुल सेम पार्ट उतने वाला होगा, मतलब बिल्कुल बराबर टुकड़े बनेंगे। और यदि किसी भी ज्यामिति को बीच में से काटने पर या इस तरीका से काटने पर आप लोगों को मतलब ऊर्ध्वाधर काट दो या क्षैतिज से काट दो, ये मैंने ऊर्ध्वाधर काट दिया, और अगर मैं इसको क्षैतिज से भी काटूं तो जितना वाला पार्ट ऊपर का कटेगा उतना ही वाला पार्ट नीचे का होगा आप लोगों का। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अर्थात सममिति का तल उपस्थित है। किसमें, अष्टफलकीय ज्यामिति में। आप लोग ऊर्ध्वाधर प्लेन लगा दीजिए या आप लोग इसमें क्षैतिज प्लेन लगा दीजिए, दोनों ही प्लेन इसमें लग रहे हैं, क्योंकि प्लेन लगाने के बाद दोनों ही पार्ट जो टुकड़े बने हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे। और यदि बीच में से प्लेन लगाने पर या क्षैतिज प्लेन लगाने पर या ऊर्ध्वाधर प्लेन लगाने पर यदि दोनों पार्ट बराबर हो रहे हैं, काटने के बाद या प्लेन लगाने के बाद दोनों पार्ट आप लोगों के बराबर कटे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस ज्यामिति के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, अर्थात सममिति का तल उपस्थित होता है। बात समझ में आ गई। तो ये सममिति का तल वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में भी होता है, ये सममिति का तल अष्टफलकीय ज्यामिति में भी होता है। इसीलिए ये दोनों ही संकुल या दोनों ही ज्यामिति कौन सी समाव्यवता को प्रदर्शित करते हैं, ज्यामिति समाव्यवता को, जबकि ये बात चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं होती। कैसे, इधर देखिए। देखो बच्चों, चतुष्फलकीय आकृति आप लोगों को पता इस तरीका से होती है, ये कोई मेटल है, ठीक है ना, ये चतुष्फलकीय आकृति होती है आप लोगों की, ठीक है। ये बच्चों क्या होगा, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। अब देखो इसमें आप प्लेन लगा के देखो, जैसे मैं इसमें क्षैतिज प्लेन लगा दूं, क्षैतिज प्लेन लगा दूं, तो देखो जैसे ही मैंने इसमें प्लेन लगाया तो ऊपर वाला पार्ट अलग है और नीचे वाला पार्ट अलग है। अरे भाई, जब आप लोग इस तरीका से प्लेन लगाओगे तो नीचे का पार्ट आपको अलग दिखाई दे रहा है और ऊपर का पार्ट आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने बंद बन रहे हैं आप लोगों के, मेटल से यहाँ पर एक ही बंद है ऊपर और नीचे कितने हैं, तीन, 1 2 3। भाई ये आप लोगों की मेटल है, ऊपर की तरफ देखिए मेटल से एक पोजीशन यहाँ पर ये है और मेटल से नीचे की तरफ 3 पोजीशन है, 1 2 3। तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच नहीं कर रहा है, अर्थात प्लेन लगाने के बाद इसके समान टुकड़े नहीं बन रहे हैं। और यदि उसके अंदर समान टुकड़े नहीं बन रहे, इसका मतलब ये हुआ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अर्थात सममिति का तल उपस्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें क्षैतिज प्लेन लगाया, क्षैतिज प्लेन लगाने पर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को मैच नहीं कर रहा है, अर्थात इसमें प्लेन लगाने के बाद
दोनों ही पार्ट डिफरेंट होंगे, एक पार्ट दूसरे पार्ट को मैच नहीं करेगा। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट को मैच नहीं कर रहा है तो सममिति का तल कैसे बोल सकते हैं आप लोग। इसलिए इस ज्यामिति के अंदर सममिति का तल उपस्थित नहीं होता है, इसमें सममिति का तल उपस्थित होता है, इसमें सममिति का तल उपस्थित होता है। इसलिए चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल यौगिक इस ज्यामिति समव्याप्तता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन वर्गाकार समतलीय संकुल और आप लोगों के ये अष्टफलकीय संकुल, ठीक है ना, ये दोनों ही ज्यामिति समव्याप्तता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन दोनों में सममिति का तल उपस्थित होता है, अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या अब हम केमिस्ट्री इसी ज्यामिति समव्याप्तता के अंदर क्या पढ़ेंगे कि एक तो हम वर्गाकार समतलीय संकुलों की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम अष्टफलकीय संकुलों की केमिस्ट्री, ठीक है ना। इनको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है ना, लेकिन इनका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। पहले मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर बताऊंगा कि अगले लेक्चर में हम लोगों को क्या चीज पढ़नी है। तो देख लो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं ज्यामिति समव्याप्तता, ठीक है ना, यहां पर लिख दी मैंने ज्यामिति समव्याप्तता, ठीक है। ये ज्यामिति समव्याप्तता वर्गाकार समतलीय भी कर रहे हैं और अष्टफलकीय वाले भी कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय संकुल, समन्वय संख्या 4 के वर्गाकार समतलीय संकुल, और यहां पर लिख देता हूं समन्वय संख्या 6 के अष्टफलकीय संकुल। देखो बच्चों, ये ज्यामिति समव्याप्तता आप लोगों को पता है दो प्रकार के संकुल प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से करते हैं कि एक तो वो संकुल जिनकी आकृति वर्गाकार समतलीय होती है और एक वो संकुल जिनकी आकृति अष्टफलकीय होती है। तो आप लोगों को पता वर्गाकार समतलीय आकृति किनकी होती है? जब मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हों और उनका संकरण DsP2 होता है तो उनकी आकृति क्या होती है? वर्गाकार समतलीय संकुल, ठीक है ना। और अष्टफलकीय हम किनको बोलते हैं कि मेटल से यदि आप लोगों के 6 लिगेंड जुड़े हुए तो ऐसे संकुलों को हम क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय बोलते हैं। और उनकी जो आकृति होती है वो आकृति कौन सी होती है? ज्यामिति कौन सी होती है? उनकी होती है अष्टफलकीय ज्यामिति। बात समझ में आ गई ना मेरी? तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, 4 वाले संकुल और 6 वाले संकुल, मतलब वर्गाकार समतलीय संकुलों के अंदर ज्यामिति समव्याप्तता देखनी है और अष्टफलकीय संकुलों के अंदर हम लोगों को ज्यामिति समव्याप्तता देखनी है। इन दोनों का डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। तो आज के लेक्चर को तो बच्चों मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ज्यामिति समव्याप्तता को पढ़ा है। ज्यामिति समव्याप्तता के हमने जितने भी बेसिक पॉइंट थे उन पॉइंटों को हम लोगों ने पढ़ा है। कितने पॉइंट करवाए हैं आप लोगों के लिए? 5 पॉइंट करवाए हैं ज्यामिति समव्याप्तता के अंदर। बच्चों इन 5 पॉइंटों को आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। बाकी का आगे का जो डिस्कशन है, जैसे कि ये वर्गाकार समतलीय संकुल और अष्टफलकीय संकुलों के अंदर जो ज्यामिति समव्याप्तता है, इसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। सभी बच्चे, किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, मैं आप लोगों के डाउट का रिप्लाई दे दूंगा। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।